आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हुए आज के व्याख्यान को हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि अभिनव गुप्त एक ऐसे महापुरुष कि जिन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। मैंने कल आपको बहुत कुछ पूरा तंत्र मार्ग के बारे में भी आपको बताया। उनकी तंत्रालोक बुक भी है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये विषय कितना भी इंटरेस्टेड हो, फिर भी इस विषय में इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि तंत्र मार्ग क्या है, कैसे है, ये सोच आपको कभी आपके रास्ते को कभी भटका देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ क्यूरियोसिटी के साथ जाते हैं और कब उसमें हम फंस जाते वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए भले ही मैंने कल व्याख्यान में सारी बातें तंत्रालोक की या तो तंत्र मार्ग की हो, फिर भी ये मेरा खुद का मानना है। आप सोच रहे ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, लेकिन फिर भी मेरा अपना खुद का मानना है कि आप उनसे बच के रहना। जरूरत नहीं वो ज्ञान को बस तंत्र मार्ग है इतना ही समझ के आगे जाना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि फिर ये कैसा होगा, आप तंत्र मार्ग की 2-4 बुकों को पढ़ोगे, तंत्रालोक को पढ़ोगे, तो फिर ये विचार आएगा कि सही में ऐसा हो सकता है, चलो ना ट्राई करते। छोटे से छोटा उदाहरण के लिए आप ट्राई करोगे, फिर आपको उसमें कुछ फल मिले या तो उसमें कुछ अच्छा हो जाए, तो आपको लगेगा ये तो काम की बात है, किसी का करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन ये पूरा रास्ता हमारा है ही नहीं। और जिन्होंने आज तक सात्विक उपासना की हुई है, भगवान नारायण की, नित्या जी आपका म्यूट कर देना, भगवान नारायण की या तो वैष्णव परंपरा या तो कोई शैव परंपरा सात्विक भाव से की हुई उपासना है, तो फिर तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका कुछ भी सिद्ध होने वाला ही नहीं। क्योंकि जब एक बार आप सात्विक मार्ग में आ गए और इतनी साधना की हुई है, तो फिर इट्स इम्पॉसिबल टू गो इन दैट वे। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहां आपकी साधना सिद्ध ही नहीं होगी। आज हम ऐसा सोचेंगे कि कोई बात नहीं, चलो हम थोड़े 6 महीने के लिए तंत्र मार्ग का अनुसरण करें, नहीं हो पाएगा। 20 साल से हम सात्विक उपासना कर रहे हैं, तो थोड़ी ना तंत्र मार्ग के लिए आपकी सात्विक ये ऐसा होगा कि जिन एक उपासना नहीं की है अभी तक, श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं की है, कुछ परंपरा में नहीं है, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन यदि हम ऐसी सात्विक परंपरा में है, तो बहुत ही मुश्किल है और पॉसिबल भी नहीं है। सात्विक उपासना और तामस उपासना में यही तफावत होता है कि एक फल देता है, उसको समझने के लिए आप कोई ब्रांडेड कंपनी का माल खरीदे और एक चाइना का माल खरीदे, वही तफावत है। चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। तो जो सस्ता तो है, लेकिन कोई जापानीज कंपनी का या कोई ब्रांडेड वस्तु आपने खरीदी हुई है, जैसे 5 साल तक कुछ नहीं होता है, तो 10 साल 20 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं होता है, वहीं आप चाइना का माल आप लाओगे, साल नहीं हुआ बात खत्म। इसलिए कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो ये बात है। हमारी सात्विक परंपरा, हमारी सात्विक जो मार्ग है, हमारी जो आस्तिक दर्शन की पूरी परंपरा है, हमारी शुद्ध वैष्णव परंपरा है, ये सारे रास्ते ऐसे हैं कि जहां आपको कार्य सिद्धि के लिए सालों लग जाते हैं। आज मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और कल मुझे ये फल चाहिए, 5 ही दिन में फल चाहिए, ये बात यहाँ पे मुमकिन नहीं है।
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब चाहोगे वो तो मिलेगा, नहीं चाहोगे वो भी मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे भी भगवान के भक्त को देखे हैं जो ये कहते हो कि मुझे भगवान के पास मांगने में सोचना पड़ता है, मजाक में भी भगवान से मांग लेता हूं तो भी भगवान दे देते हैं। तो ये अवस्था या तो ये परिस्थिति भी आ जाती है, लेकिन उनके लिए आपको लगातार सात्विक परंपरा के साथ जुड़ा रहना जरूरी है। सात्विक उपासना का फल भले ही बहुत दिनों, महीनों, सालों के बाद मिले, लेकिन वो चीर फल मिलता है, चीर काल तक रहने वाला फल मिलता है। तो बस इतना समझना था अभी, और आगे जानने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे ऐसा लगा कल के लेक्चर के बाद कि भाई मुझे ये बोलना पड़ेगा, वरना थोड़ा किसी का इंटरेस्ट बढ़ा भी था इसमें, इसलिए मैंने ये बात स्पष्ट करनी पड़ी। लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ाना, आपको तंत्र मार्ग में जाना भी नहीं, उनकी बुक ढूंढ के पढ़ना भी नहीं, उसमें क्या है वो जानना भी नहीं। जानने जैसी दुनिया में बहुत चीज है। हम आ जाते अपने विषय की ओर। अभिनव गुप्त, उन्होंने तंत्रालोक देके, तंत्र मार्ग, शैविज्म, ये सारा बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमें उसमें जाना है अभी आगे। हमारे लिए एक और विषय है, और वो विषय क्या है? वो हमारा साहित्य में दिया हुआ योगदान बचता है। मेरे पास एक अलग अलग मटेरियल से इकट्ठा करके मैंने ये अभिनव भारती के ऊपर एक पीडीएफ बनाई हुई है। मुझे टाइम रहेगा तो बिना काम का हटा दूंगा, यदि टाइम नहीं रहेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं अलग अलग जगह से सब कुछ इकट्ठा करके ये पीडीएफ है। तो अभिनव भारती क्या है? तो अभिनव गुप्त के द्वारा, भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के ऊपर लिखी गई एक टीका है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका योगदान नाट्य परंपरा में और साहित्य की परंपरा में अद्वितीय है। हमने कल पूरा लेक्चर अभिनव गुप्त के जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में जानने का प्रयास किया, तब भी मैंने अभिनव भारती की बात की हुई थी। लेकिन इनका महत्व ज्यादा इसलिए है कि उन्होंने उस टाइम पे, उस काल में नाट्य शास्त्र के ऊपर टिप्पणी लिखी कि तब नाट्य शास्त्र की ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है वो भी किसी को पता नहीं था। इसलिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत ही दूरदर्शी दार्शनिक थे। दार्शनिक होते इसलिए इनकी बौद्धिक शक्ति भी तीक्ष्ण थी, रहस्यवादी भी थे और तांत्रिक भी थे। इन सब के बावजूद उन्होंने वो टिप्पणीकार बन गए। ये इतना ज्ञान होते हुए वो कला के समीक्षक बन गए, इसलिए उस असाधारण कौशल्य से जो ग्रंथ हमें मिला वो अभिनव भारती है। वैसे देखने जाएंगे तो नाट्य शास्त्र में सब कुछ भारतवर्ष का पूरा सिविलाइजेशन भरा पड़ा है। वहां पे नृत्य, काव्य, संगीत, कला, सौंदर्य, ये सब कुछ वहां पे है। और वैसे अभिनव भारती ने भी इनके अलावा भी, मैंने जैसे कल कहा कि 40 से ज्यादा बुक्स लिखी हुई है, लेकिन जितनी टिप्पणी अभिनव भारती की प्रसिद्धि हुई उतनी टिप्पणी और किसी की प्रसिद्ध नहीं हुई। इतना ही नहीं, और किसी ग्रंथ के ऊपर लिखी हुई भी प्रसिद्ध नहीं हुई। ऐसी एक दुर्लभ टिप्पणी अभिनव भारती है। अभिनव गुप्त ने भरत के जो पाठ थे, भरत यानी कि नाट्य शास्त्र के जो पाठ थे,
वो भरत मुनि के पाठ को कई स्तरों पर उन्होंने प्रकाशित किया और व्याख्यायित किया है। वैचारिक दृष्टि हो, संरचनात्मक दृष्टि हो, तकनीकी की ओर, बहुत दृष्टि से उन्होंने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया नाट्य शास्त्र को। ऐसे कई कारण हैं जिनके माध्यम से हम अभिनव भारती को ऐतिहासिक कृति माना जाता है। वैसे नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई, इस विषय को हम देखने जाएंगे तो कहा जाता है, एक कल्पना है कि ईसा के 200 साल दूसरी शताब्दी के आसपास इनकी रचना हुई, और ईसा के पूर्व 200 शताब्दी में जब नाट्य शास्त्र की रचना हुई, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इन द सेंस कि लोग जो विद्वान मानते, और उनके 1200 साल के बाद, 1000 साल के बाद, कई शताब्दियों के बाद अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखा। कहा जाता है कि तब तक ये जो नाट्य शास्त्र का जो पाठ था भरत मुनि का, वो मौखिक रूप में संरक्षित या प्रसारित किया गया था। हाँ, लिखित पाठ ने इसे देश के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी राज्यों तक पहुंचाने में भी मदद की, लेकिन एक अत्यधिक व्यवस्थित मौखिक पाठ को लिखित ग्रंथ में बदलने की इस प्रक्रिया ने अजीब तरह से अनेक जटिल मुद्दों का जन्म दे दिया। सालों तक तो वो मौखिक परंपरा ही रही, लेकिन जब ये मैन्युस्क्रिप्ट में आने की शुरुआत हुई तो वो पाठ अनेक राज्यों में और सीमा के पार भी गया, भारतवर्ष की सीमा की उस पार भी गया। तब बात प्रामाणिकता की आके खड़ी हो गई कि अभी क्या करे, क्योंकि देश के प्रत्येक हिस्से में जहां ये पाठ लोकप्रिय हुआ, वहां नाट्य शास्त्र की एक अपना संस्करण और अपनी लिपि में उसको उत्पादन किया गया। जैसे उदाहरण की दृष्टि में हमें देखना है तो हम कह सकते हैं यही नाट्य शास्त्र नेपाल में गया, अल्मोड़ा से उज्जैन तक गया, दरभंगा में गया, महाराष्ट्र में गया, आंध्र में गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक फैल गया। यही नाट्य शास्त्र की, क्योंकि ये एक ऐसा भाग था जो सालों तक तो मौखिक रूप में रहा, लेकिन जब गया तो वहां हर जगह पे उनका मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां आदि सब प्राप्त हुआ। जैसे मैं बात करूं तो नेपाल की नेवारी लिपि है, उसमें भी नाट्य शास्त्र है। देवनागरी देवनागरी में भी नाट्य शास्त्र है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में भी इसका पाठ उपलब्ध है। हर जगह पे हर पाठ में कुछ क्षेत्रीय भिन्नता भी की इसमें प्राप्त होती है। तो अंत में ये परिस्थिति आई कि इसमें प्रामाणिक रूप में किसको मानना, क्योंकि तेलुगु लोग अपनी को प्रामाणिक मान के बोल के ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और वहां नेवारी लिपि में नेपाल वाले बोले कि ये ऑथेंटिक है। तो इसमें करना क्या, शुद्धता की बात हो, प्रामाणिकता की बात को निर्धारित करने के लिए कुछ मानदंड विकसित करना मुश्किल हो गया। और विशेष रूप में देखेंगे तो व्याकरण संबंधी त्रुटियां, गलतियां बहुत ही प्राप्त होती थी। तो ये समय ऐसा था 10वीं शताब्दी का कि तब बहुत ही सारी पांडुलिपियों के माध्यम से हमारे पास भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो था ही, लेकिन ऑथेंटिकेशन का प्रश्न था, क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा था कि ये जो पाठ है हर जगह पे जा रहा है, वो सारा का सारा पाठ कहीं ना कहीं मूल जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की परंपरा का सटीक संचार तो नहीं है। और 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में जब अभिनव गुप्त ने आके अभिनव भारती लिखी, तो अभिनव भारती के माध्यम से एक निर्णय तक लोग पहुंच गए
और ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन फिर भी एक अनुमान ऐसा भी है कि ये जो अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई अभिनव भारती है, इसको क्यों ऑथेंटिक के रूप में लिया जाए। तो एक बात यह है कि जितनी भी पांडुलिपियां प्राप्त, ये दूसरा विचार है ना, कि जितनी भी पांडुलिपियां प्राप्त होती है उनसे भी प्राचीन अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है। ये समय का चक्र चला, उसमें कब क्या कैसे हुआ हम अभी निर्णय तक नहीं पहुंचे, और हर विषय के ऊपर कौन इतना संशोधन करने जाएगा अभी। लेकिन किसी ने कहा कि अभी आप पांडुलिपियों के लिए मतांतर के लिए झगड़ा कर रहे हो, लेकिन अभिनव गुप्त की अभिनव भारती तो है ही हमारे पास, तो इनको ही ऑथेंटिक के रूप में स्वीकार कर लो। इसीलिए अभिनव गुप्त की अभिनव भारती इतनी प्रचलित हो गई और नाट्य शास्त्र की ऑथेंटिक टीका के रूप में उनको प्राप्त किया, स्वीकार किया गया। दो बात हो सकती है, ये तो इतिहास का विषय कि यदि बहुत ही ऐसे हो गए और ऐसे आचार्य आए जिन्होंने अपनी टीका लिखी और सबके प्रश्न का संदेह, जो था प्रश्न था संदेह था, वो सब नष्ट हो गए, या तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अभिनव भारती लिखी थी और बाद में अनेक लिपियों में अलग अलग हो गया, तो फिर किसी ने कहा कि ये तो अलग हो गया, तो इससे अच्छा है तो उन्होंने अभिनव गुप्त क्या लिख रहे वो ही स्वीकार कर लो। और ऐसे भी अभिनव गुप्त की अभिनव भारती का स्थान हमारे साथ हमारे समक्ष आ गया हो, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात यह भी है कि नाट्य शास्त्र सूत्रात्मक छंदों में अलग अलग बहुत ही गूढ़ था, उनको समझाने का प्रयास अभिनव गुप्त का रहा। और एट द एंड लोगों ने यह बात का स्वीकार किया कि अभिनव भारती नाट्य शास्त्र पर उपलब्ध सबसे पुरानी टिप्पणी है। और इसके आगे वाली एक भी टिप्पणी अभी प्राप्त नहीं होती है, यदि होगी तो भी इसलिए प्राचीन टिप्पणी के रूप में अभिनव भारती का स्थान आज तक बना रहा। और कभी कोई टिप्पणी लिखते और अपना स्थान बना लेता है, ये बात अभिनव गुप्त के लिए भी एक बाकात कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टिप्पणी लिख के इतना बड़ा स्थान बनाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे पहले कोई आचार्य टिप्पणियां थी या नहीं थी, ये विषय तो बहुत चला, लेकिन एक बात तो है, अभिनव गुप्त स्वयं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का नाम का उल्लेख करते हैं। जैसे कोई ऋग्वेद क्या, उत्पल देव, भट्टा लोल्लट, श्री शंकुक, भट्ट नायक और उनके गुरु भट्ट तोता, ये सबका उल्लेख पूर्ववर्ती, अपने पूर्ववर्ती का उल्लेख उन्होंने किया है। और ये सब भी जैसे भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक, ये सबका परिचय और क्या है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब वहां पे नाट्य शास्त्र आएगा तो उस टाइम पे आपको रस सूत्र के ऊपर थोड़ा, उनके रस सूत्र के ऊपर जो भी प्रश्न है, संयोग से क्या मानना, इस विषय को लेकर अलग अलग मत आपके सिलेबस में है और आप पढ़ेंगे। ये सबका उल्लेख अभिनव गुप्त ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य के रूप में किया, कि जिनके काम का उल्लेख कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र के ऊपर है, उन सब का उल्लेख उन्होंने भी किया। और भी अलग जिसका नाम शायद प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनका भी, जैसे नंदी, राहुल, दत्तीला, नारद, मातंग, विशाखिला, कीर्तिधर, उद्भट, भट्टयंत्र, रुद्रट जैसे अनेक संगीत नृत्य आदि पर लिखने वाले भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों का आधार बना के उनका भी उल्लेख उन्होंने किया।
हम ऐसा कह सकते कि भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र था, उनको पुनः निर्मित, वैसे पुनः निर्मित नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुनः निर्मित काम अभिनव भारती ने किया। इसके अलावा भी अभिनव गुप्त ने भामह, दंडी और राजशेखर जैसे उत्कृष्ट वक्तृत्व शास्त्रियों की प्राचीन और विस्मृत विद्वता को भी प्रकाश में लाया और उनमें भी जान फूंकी। ये सारे आचार्यों का उन्होंने उल्लेख भी किया। वो स्वयं कहते हैं कि मैं ये अभिनव गुप्त कहते हैं कि ये नाट्य के नियम और सिद्धांतों को, उनके अनुप्रयोगों को समझने के लिए मैंने बाद के लेखकों का भी सहारा लिया। जैसे ये जो आगे कहा, जो दंडी भामह, वो तो है ही, लेकिन उनके बाद आने वाले जो भी लेखक थे, जो साहित्य शास्त्र में, उनका भी उन्होंने सहारा लिया। जैसे उदाहरण के लिए 7वीं शताब्दी में श्री हर्ष आए। आपने सुना होगा, वो रत्नावली नाम की उनकी पूरी नाटिका है, बहुत ही प्रसिद्ध, आज भी सिलेबस में आती है। वेणी संहार, जो भट्ट नारायण द्वारा लिखी गई, आपको पता होगा वेणी संहार यानी द्रौपदी के द्वारा की गई जो प्रतिज्ञा है, और भीम है वो दुर्योधन के लहू से, सॉरी दुशासन के लहू से जो वो मांग भरते हैं, वो सब, वो पूरी कथा को आधार बना के लिए वेणी संहार है। और श्री वेदांत के ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के भी उद्धरण उन्होंने लिए। उनके अलावा 8वीं शताब्दी के नारायण और बहुत मुझे नाम मिल रहे हैं, अमता राज और कृत्य रावण, ये सब का उल्लेख उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे आश्चर्य की बात ये भी हमें सामने आती है कि अभिनव ने इतने आचार्यों का उल्लेख किया, लेकिन भास, शूद्रक, विशाखादत्त और भवभूति जैसे प्रसिद्ध नाट्यकारों की कृतियों का उल्लेख, उनकी चर्चा, नामोल्लेख कुछ तक नहीं किया। हालांकि वे वाल्मीकि और कालिदास को सबसे महान लेखक मानते हैं, लेकिन भास, शूद्रक, विशाखादत्त, भवभूति जो आज हमारे पास है, उनका उल्लेख नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसा समय रहा होगा कि जैसे भास के लिए तो कहते ही है कि उनका पूरा नाट्य शास्त्र आज से 500-700 साल पहले आए होंगे, तो उनके लिए वो नाट्य शास्त्र नहीं, सॉरी, नाट्य चक्र, वो उनको नहीं, वो नहीं पढ़े, हमें मिला, टी गणपति शास्त्री ने संशोधन किया। तो अलग अलग आचार्य सांख्य, योग और अन्य मान्यताओं की पृष्ठभूमि को आदर करते हुए उनके खिलाफ भरत के द्वारा रस और भावों का जो आप पढ़े, वो सब पूरी परंपराओं का स्थापन उन्होंने किया, क्योंकि वो परंपरा दार्शनिक की परंपरा थी, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा की। उनके सामने इन्होंने रस, भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संयोग, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, ये सब का उल्लेख करके नाट्य शास्त्र का स्थापन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभिनव गुप्त ने न केवल साहित्य में योगदान दिया, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के विचारों को प्रस्तुत किया, और खुद ऐसा कह सकते कि एक शैववाद की पाठशाला खोल के रखी, जो कश्मीरी शैववाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर अलग अलग पाश्चात्य प्रोफेसर मंदाक्रांता बोस करके हैं, इन्होंने भी भरत के विचारों को स्पष्ट करने के लिए बहुत कुछ कहा है। फिर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, वो सारा विषय उन्होंने और भी डिटेल में लिखा है, क्योंकि क्या है कि ये तो अभी कंपैरिजन किया है कि क्या क्या कंपेयर, या तो ऐसा कह सकते कि ऐसा उन्होंने नाट्य शास्त्र में क्या किया वो पूरा डिटेल में है, कि उन्होंने इस प्रकरण में ये किया, इस प्रकरण में ये किया। इतना डिटेल में आपको भी जानने की जरूरत ही नहीं है। क्या स्वीकार किया, क्या नहीं किया, शंकु के मत का क्या स्वीकार किया, और वो मत भरत के वर्णन से कैसे अलग है, ये सब वहां से प्राप्त होता है। एक बात यहाँ पे ये भी सामने आती है कि अभिनव गुप्त न केवल असाधारण ज्ञानी थे,
बल्कि वह एक कला प्रेमी और कला के प्रत्यक्ष अनुभव पर भी आधारित थे और उनका ज्ञान भी उनको था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कला को अपनी अभिनव भारती में व्याख्यायित किया, वो भी हमें नोंद लेने जैसी है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है, अक्सर उन्होंने ऐसी अवधारणा अभ्यास पेश कहीं कहीं की है जो भारत के समय भी मौजूद नहीं थी, ऐसा पेश इन्होंने किया। जैसे मैं आपको कहूं, अभिनव गुप्त, एक थोड़ा हम देख रहे हैं कि अभिनव गुप्त और अभिनव भारती। अभिनव गुप्त ने जो नाट्य शास्त्र के ऊपर नाटक की छोटी छोटी श्रेणियों का वर्णन अभिनव भारती में किया है, छोटी छोटी श्रेणियों की बात करते हैं, जैसे नृत्य काव्य, राग काव्य, जो मुख्य रूप से, मैंने ये कहा ना कि उनको संगीत और नृत्य का बहुत ही ज्ञान था, तो वो नृत्य काव्य, राग काव्य आदि का उल्लेख उन्होंने किया। और इन मुख्य रूप से नृत्य या संगीत पर ही आधारित नाटक था, ऐसे नृत्य काव्य, राग काव्य का उन्होंने उल्लेख किया। हालांकि हम देखने जाएंगे तो ये नृत्य काव्य या तो राग काव्य का उल्लेख तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी नहीं मिलता। नाटकों के उदाहरणों में, नाट्य शास्त्र में भी ये बात नहीं है, लेकिन अभिनव गुप्त ने ये बात लिखी। ये सारे विषय ऐसे है कि आप अपनी सोच से लिख सकते कि कुछ ऐसी भी बात उन्होंने लिखी जो नाट्य शास्त्र में भी नहीं थी। अभिनव गुप्त ने नृत्य शैलियों का भी विवरण दिया, जो वर्णन नाट्य शास्त्र में भी नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने भद्रासन का वर्णन किया है, जो समूह नृत्य में से एक है, जिसे भरत ने पिंडल बंद कहा था, लेकिन उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया था। वो वर्णन अभिनव गुप्त ने किया। तो ऐसे ऐसे कहा, क्या, कैसे चेंज किया, देवी देवता के चित्रण में रस का प्रयोग किया, ये सारा विषय अभिनव गुप्त के जीवन में हमें मिलता है। न केवल अभिनव गुप्त भरत को विस्तार, भरत यानी भरत मुनि को विस्तारित करते, बल्कि अपने अनुभव और अपने ज्ञान के प्रकाश में उनकी व्याख्या भी करते हैं। केवल उनका ही विस्तार नहीं किया, उनकी टिप्पणी भरत के समय में स्थित नाट्य का वर्णन करने की बजाय, ये याद रखना, अभिनव भारती भरत मुनि के समय में स्थिर जो नाट्य की परंपरा का वर्णन करने की बजाय अपने समय की कला की गतिशील और विकासशील अवस्था को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, क्योंकि 1000 साल का अंतराल बीत चुका था। इसलिए आज भी देखोगे तो, जैसे हम अपनी नैयायिक परंपरा को देखेंगे तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में किसी ने ये चोरी किया तो उनका दंड है, वो आज हम नहीं दे सकते। आज के लिए नया विधान हमें करना पड़ेगा, नई परंपरा का जन्म देना ही पड़ेगा। वैसे ही 1000 साल पहले का नाटक आप देखेंगे तो, ये मूवी की इंडस्ट्री को देखेंगे तो, जो आज से 1970 1980 में मूवी बन रहे थे और आज 2025 में जो मूवी बनेंगे, उसके बीच में कितना परिवर्तन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू समय उन्होंने सारी व्याख्या लिखी अपनी अभिनव भारती। ऐसे विषयों को उल्लेख किया जो अभिनव गुप्त को नाट्य शास्त्र में भी नहीं मिला था। और उन्होंने एक प्रयास ये भी किया कि यही नाट्य पर लेखकों की आने वाली पीढ़ियां को कैसे रस, भाव, सौंदर्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र में उनकी अवधारणा को और सिद्धांतों से कैसे निर्देशित हुई है, वो बात स्पष्ट हो जाए। कोई भी बाद में आने वाला लेखक, टिप्पणीकार यदि अभिनव गुप्त की अभिनव भारती को पढ़ेगा तो उनको नाट्य शास्त्र में दो महत्वपूर्ण बात, रस और भाव, उनके दिल में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे इनका रस विषय के ऊपर अभिनव गुप्त ने विशेष योगदान दिया हुआ है। कोई लिखते हैं कि अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई, वो प्राचीन एवं विस्मृत ज्ञान की दुनिया
बहुत ही अच्छा लिखा, मैं शेयर कर रहा हूँ कि अभिनव गुप्त की अभिनव भारती प्राचीन एवं विस्मृत ज्ञान की दुनिया तथा आगामी पीढ़ियों के विद्वता के बीच का एक सेतु हम मान सकते हैं। क्योंकि अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के माध्यम से भाषाई और उससे जुड़ी अमूर्तता से ध्यान हटाकर सिर्फ वही शब्दों का व्याख्या किया जाए, सिर्फ श्लोक की कोई व्याख्या किया जाए, वहां से ध्यान हटाकर मानव मन, खास तौर पर पाठक दर्शक, उनका रस पैदा 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 किया जाए, उनका मन कैसे केंद्रित किया जाए इसके ऊपर, वो उनका प्रयास था। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि लोगों को कला की ओर कैसे खींच के लाया जाए, फिर से उस नाटक की गरिमा का स्थान कैसे बढ़ाया जाए, ये सब उन्होंने अपने अभिनव भारती में लिखा है। उन्होंने दर्शक को सौंदर्य के अनुभव के केंद्र में रखा। उन्होंने ये बात कही, क्या कहा कि किसी भी कलाकृति का उद्देश्य आनंद है। इसीलिए उन्होंने इस बात पर अभिनव गुप्त ने जोर दिया कि सहृदय दीक्षित दर्शक श्रोता ग्राही एकाग्र हृदय वाला व्यक्ति उस अनुभव का केंद्र होना चाहिए, और उसको केंद्र में रखते हुए अपनी व्याख्या उन्होंने लिखी। क्योंकि उनकी भागीदारी के बिना, जो श्रोता है जो दर्शक है, उनकी भागीदारी के बिना कला रूपों की अभिव्यक्तियां निरर्थक हो जाती है। इसलिए अभिनव गुप्त का टारगेट जो था वो ऑडियंस था, ऐसा कह सकते हैं हमारी भाषा में। क्योंकि अभिनव गुप्त मानते थे कि यह नाटक का उद्देश्य आनंद प्रदान करना हो सकता है। कभी भी उस आनंद का भी काम दर्शकों को बांधना नहीं, मुक्त करना है। ये बात अभिनव गुप्त, ये सारे विषय बहुत ही विस्तारित है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये बात अभिनव गुप्त स्पष्ट रूप से जानते थे। हाँ, एक बात और भी देखने जैसी, कि जैसे हम कल उनका जीवन देख रहे थे, तो उसमें एक बात हमें सामने आई कि वो बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में योगदान दिया। जो 6 दर्शन के अलावा दर्शनों में उनका स्थान है वो सब थी, लेकिन वो उन्होंने जो मैनेज किया अभिनव गुप्त ने, ये लिखने जैसा विषय है कि उन्होंने वो दार्शनिक विचार कैसे भी करके अभिनव भारती में या तो नाट्य शास्त्र की टिप्पणी में न आ जाए, उनका ध्यान अभिनव गुप्त ने बहुत ही रखा। रस भाव आदि उदाहरणों को समझने और समझाने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं को विस्तारित और लागू न हो जाए, वो उन्होंने देखा। हाँ, दूसरी ओर मुझे ये भी मिल रहा है कि इन ये सारे विषय इतिहास के, इसलिए दोनों पक्ष देख रहे। किसी के द्वारा ये भी बात मिलती है कि उन्होंने ये सारे विषय को लागू करने के लिए अपने दार्शनिक विचारों को भी इसमें अवलंबन करके उन्होंने ये सारे विषय को समझाया है। तो अलग अलग मत है। कोई कहते कि ये उन्होंने अपने सौंदर्य शास्त्र को यानी कि साहित्य की इसको अलग रखा, और कोई कहते हैं कि उन्होंने अपने दार्शनिक ज्ञान को भी यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया। दोनों अपने अपने उदाहरण देते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, अभी इसके आगे अभिनव भारती अभिनव गुप्त जाना है तो मैं आपको फिर पूरा इन्होंने ये जो नाट्य शास्त्र में रस का जो लक्षण है, रस सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा दृश्य निष्पत्ति, उनकी व्याख्या कैसे अभिनव गुप्त ने की, इसका पूरा लंबा व्याख्यान है। लेकिन मैं इनको स्किप कर रहा हूं, हमें नहीं जाना है।
अच्छा, तो यहाँ तक हम इनको रखते हुए, क्योंकि ये फिर सूत्र को समझाना अभी ज़रूरत नहीं है, फिर लंबा हो जाएगा। ये पूरा मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ आपको समझना है। वैसे तो मुझे पता ही है, आप इनको खोलने वाले भी नहीं हैं, आपको पता है क्या लिखना, वही आप लिखने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये आपको कैसे रस सूत्र का कैसे उन्होंने वर्णन किया है, अलग-अलग विषय, नाट्य संबंधी विषयों का कैसे वर्णन किया है, एक-एक अध्यायों में उन्होंने क्या-क्या कहा है, वो सारे विषय इसमें है। रीति के लिए, गुण के लिए, उपसंहार की ओर जाते हैं, चलो। तो आज तक कल और आज हम जो पढ़े वो अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, ओके, एक ऐसी व्याख्या है, तो ऐसे लेखक थे जो पिछले व्याख्यानों की कमियों को दूर करते हुए, अलग-अलग टीकाओं के असमंजस को दूर करते हुए भरत की एक ऐसी व्याख्या भी उन्होंने लिखी जिसके बाद के सभी लेखकों निर्विवाद रूप से अभिनव भारती का स्वीकार कर लिया और अपने मत को दूर कर दिया। मतांतर वहां पे ही समाप्त हो गए। देखिए, कोई लिखते हैं कि एक बहुमुखी प्रतिभा का दर्शन करना है तो आपको अभिनव गुप्त को देखना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर के एक महान दार्शनिक, महान रहस्यवादी, महान सौंदर्यवादी, एक प्रभावशाली संगीतकार, एक प्रभावशाली कवि, एक नाटककार, एक व्याख्याता, एक धर्मशास्त्री, एक तर्कशास्त्री, सोचिए तो सही कितनी उम्र उन्होंने अध्ययन किया होगा और कितनी उनकी बुद्धि प्रतिभा प्रतिभा होगी कि इतने सारे विषयों पर उन्होंने योगदान दिया है। कल बात मैंने जो कहा था, कान्य कुब्ज में उनका जन्म हुआ, वो सब भूल नहीं जाना। ललितादित्य की बात की थी, जो उनके आमंत्रण पर यहाँ पे आए थे, वो सारा विषय याद रखना। 35 से 40 से ज्यादा ही अपने कार्य उन्होंने पूर्ण किए हैं, वो भी बात मैं कल कह चुका हूँ। एक बात ये भी आती है कि इतना कहने के बाद भी ये किसी का मत है, सब इनके साथ सहमत नहीं है, लेकिन अभिनव गुप्त उनका वास्तविक नाम नहीं था, उनकी एक उपाधि थी जो उनकी योग्यता और अधिकारिता के आधार पर उन्होंने दी हुई थी, ये भी बात है। एक बात योगिनी बुहू की मैंने कही थी, वो भी याद रखना। कल मैंने योगिनी बुहू के बारे में कहा था, उनकी योग्यता के आधार पर शब्द से अभी जिस शब्द से अपनी उत्पत्ति को परिभाषित किया, इसलिए उनको योगिनी, उनकी प्रतिभा के आधार पर योगिनी से जन्मा ऐसा खुद के लिए कहा है, योगिनी भू। वैसे योगिनिया का वर्णन तंत्र शास्त्र में भी होता है, कुछ उनकी 28 ऐसी कुछ योगिनियां है जिनका यज्ञ आदि में उनकी स्वाहा से आहुति भी दी जाती है। एक बात तो स्पष्ट हो गई, मैंने दो चार आपके लेखक के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैंने कहा, तो एक जो कौल मत, जो शाक्त मत है, वैसे कौल मत को ये मानने वाले होंगे ही, तब जाके भैरवादी के पाठ स्तोत्र ये सब का उन्होंने रचना की और वो तंत्रवाद को उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया, ये कौल मत है। तो अभी यहाँ पे हम अभिनव गुप्त को खत्म करके आगे दो तीन विषय जो रहे, 1 मिनट में देख लेता हूँ, कुछ बाकी है तो कह देता हूँ। देखिए,
उनके जीवन के ऊपर जो 2-3 बात कौल मत के अनुयायी के रूप में, और कल मैंने भी कहा था कि उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं मिलता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वही ऊर्जा उन्होंने तंत्र मार्ग में लगाई। जो ऊर्जा का उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में पालन, ब्रह्मचर्य अवस्था के द्वारा प्राप्त की, वो आध्यात्मिक तंत्रिका के माध्यम से तंत्रिका तंत्र की अपनी समझ को गहरा करने के लिए उन्होंने उपयोग किया और तंत्र मार्ग में वो आगे बढ़े। कहा जाता है कि कम से कम 30 या 35 वर्ष की आयु तक उन्होंने अध्ययन किया था और ये 35 साल की आयु तक उन्होंने अध्ययन करने के लिए, आयु यानी कि ये सिर्फ अपने अध्ययन काल को पूर्ण करने के लिए, ज्यादातर वो कश्मीर के अंदर की उन्होंने बहुत यात्रा की है। अपने अपने गुरुओं का नाम भी दिया है जिनका उल्लेख मैंने कल किया था। अनेक परिवार के सदस्यों और अनेक शिष्यों अपने आश्रम घर में रहते थे, यानी कि उनके साथ रहते थे, उनको पढ़ाते थे। वो अकेले सन्यासी बन के खुद निकल नहीं गए थे। इसलिए कहा जाता है कि मैंने कल भी कहा था कि वो जब उनका देहावसान आया तो अनेक शिष्यों के साथ उस गुफा में चले गए। कल मुझे कोई और वो भी पूछ रहा था कि वो कहाँ पे गुफा है, तो आज मेरे अभी मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था, जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें कहीं होगा, आपको मिल जाएगा। और एक युगांतर काल की एक कलम चित्र, किसी ने वो अभिनव गुप्त का पूरा जीवन को अभ्यास करके एक चित्र बनाया है। उसमें वो दिखाते कि अभिनव, वो चित्र के माध्यम से उन्होंने अभिनव गुप्त को समझाने का प्रयास किया कि अभिनव गुप्त हजारों शिष्यों से घिरे हुए हैं। वो शिष्य ही उनका परिवार है, खुद वीरासन में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है। एक हाथ में वीणा, यानी कि वे एक वीणा पर एक प्रकार की समाधि प्रेरक संगीत प्रस्तुत करते हुए अपने एक सहभागी को तंत्र लोक के श्लोक सुना रहे। तो ये मैंने कल कहा था कि आप ह्यूमन जैसा उनका चित्र नहीं मिलेगा। तो वो किसी को एक हाथ में वीणा लेके अपने शिष्य को तंत्र लोक, जो उन्होंने लिखा तांत्रिक विद्या के ऊपर, उनको उनका एक श्लोक सुना रहे हैं। और वो अभिनव गुप्त के पीछे दो दूती है, जो कहा जाता है कि दो महिला योगी है, जो योगिनी की बात आई, वो उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और उनकी मृत्यु के क्षण के बारे में भी एक किंवदंती है, जिसका आधार भी कहीं ना कहीं मिलता है कि वो 1200 शिष्यों के साथ उस गुफा की ओर प्रस्थान किया। हाँ, कल कोई पूछ रहा था कि वो गुफा कब, आज वो गुफा अभिनव गुप्त गुफा नाम से ही जानी जाती है, इसलिए आपको जानना है उसके बारे में तो अभिनव गुप्त गुफा के नाम से ही वो सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और जो बीरवाह में बैरम नाम की पहाड़ी पर स्थित है, न मुझे बीरवाह का पता है न मुझे बैरम का पता है, लेकिन ये शब्द आपको वो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें मिल जाएगा। जो बीरवाह में बैरम नाम की पहाड़ी के ऊपर अभिनव गुप्त गुफा नाम की गुफा में आपको मिल जाएगी। वो अभिनव गुप्त गुफा है जहां पे अपने 1200 शिष्यों के साथ उन्होंने अंतिम समय में वहां पे वो चले गए, वापस लौट के नहीं आए। तो ऐसा अभिनव गुप्त का पूरा जीवन रहा। कल कुछ छूट गया था, उसको आज मैं थोड़ा आगे लेके गया।